नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से आप तक सही जानकारी स्वास्थ्य संबंधी पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में सही डिसीजन ले सकें और सही स्टेप फॉलो करके हेल्दी रह सकें। आज का टॉपिक है बवासीर, पाइल्स। बहुत कॉमन टॉपिक है और ये एक ऐसी समस्या है कि बहुत सारे लोग पीड़ित हैं और न कह सकते हैं न बर्दाश्त कर सकते हैं। पाइल्स की जो समस्या है उसको बताने में भी लोगों को झिझक होती है और बर्दाश्त भी नहीं कर सकते हैं। तो आज इस अभी के क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे पाइल्स की समस्या से सदा के लिए छुटकारा पाएं। और बहुत सारे मरीज आए हैं और उनके पाइल्स को हमने ठीक किया है और बहुत आसानी से ठीक हुए हैं। ज़रूरत है समझने की कि हमारा जो सिस्टम है कैसे काम करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसे काम करता है और ये समस्या कैसे पैदा होती है। जब आप इस खेल को समझ जाएंगे तो फिर उसका निदान आसानी से आप निकाल पाएंगे। हम समझते नहीं हैं कि पाइल्स हुआ कैसे, होता कैसे है। तब हम जो सुझाव देते हैं, सलाह देते हैं, उधर दौड़ पड़ते हैं। हम डॉक्टरों के पास भी चले जाते हैं, स्वाभाविक है। कष्ट है, दर्द है तो जाएंगे ही। तो दर्दनाशक दवाई देते हैं, मलहम देते हैं, ज़रूरत पड़ने पर वो ऑपरेशन भी कर लेते हैं और कुछ दिनों तक समस्या ठीक रहती है और फिर समस्या सामने उभर जाती है। तो जब आप सिस्टम को समझ लेंगे, क्यों होता है ये समझ लेंगे, तो फिर उसका इलाज भी आप समझ लेंगे। इलाज खुद ब खुद आपको आपके सामने आ जाएगा। तो इसी टॉपिक तो साधारण है लेकिन बहुत गंभीर है और यदि आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो ये बहुत कष्ट देता है और कुछ दिनों तक शांत होगा, फिर आपको कष्ट देगा, फिर शांत होगा, फिर कष्ट देगा। तो क्यों नहीं इसे जड़ से ही ख़त्म कर दें। और आज आपको भोजन संबंधी बातें बताऊंगा, पाचन से संबंधित बातें बताऊंगा और योग में क्या कर सकते हैं आप, योग में क्या प्रावधान है इसके लिए, वो बताऊंगा ताकि आप सबों को कंबाइन करके और इसका इलाज आप घर बैठे कर सकते हैं, खूब आराम से कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझिए। हमारा जो पाचन तंत्र है वो मुंह से शुरू होता है और नीचे मल निकालने वाले रास्ते पर ख़त्म होता है। बीच में कहीं ख़त्म नहीं होता है। मुंह से शुरू होता है और वहाँ तक ख़त्म होता है। बीच में कहीं कोमा फुल स्टॉप नहीं है, मतलब यहाँ से शुरू होकर के वहाँ तक पूरा जुड़ा हुआ है। अब ठीक है, सबके स्टेज अलग हैं। मुंह में गया तो मुंह में दांत है, आप उसको भोजन को चबाते हैं, दांत है ये चबाने के लिए। और उसके बाद आहार नली है, आहार नली से भोजन आ जाता है स्टोमक में, अमाशय में, और वहाँ पर उसका पाचन मंथन शुरू हो जाता है। तो हम मुंह से शुरू करते हैं। हम कोई भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले मुंह में डालते हैं, नाक में नहीं डालते, कान में नहीं डालते। कहाँ डालते हैं? मुंह में डालते हैं। क्यों डालते हैं? ताकि वो हमारे पेट में चला जाए। किसी ने बताया नहीं है। एक छोटा बच्चा भी है
वह भी माँ का दूध मुंह से ही पीता है, उसको कोई बताता नहीं है। ये नेचुरल है, ऊपर वाले भगवान की देन है, नेचुरल है। तो हम अपना भोजन मुंह में डालते हैं, मुंह में डाल के क्या करते हैं, चबाते हैं। और वो चबाना एक चमत्कारिक काम है, भले ही आपको आसान लगता हो, लेकिन वो बहुत ही साइंटिफिक और चमत्कारिक काम है। मैं जो भी बातें बता रहा हूँ बिल्कुल साइंटिफिक, साइंस पर बेस्ड बता रहा हूँ। तो आप जो भोजन मुंह में चबाते हैं तो क्या होता है, आपका लार मिलता है, लाल रस मिलता है, और उसमें एंजाइम होते हैं जो मुंह में कार्बोहाइड्रेट को पचा देते हैं। करीब करीब, पूरा नहीं पचाते हैं, लेकिन करीब करीब पचा देते हैं। और यदि आपने भोजन नहीं चबाया तो क्या होता है, वो भोजन चला आता है किसी भी तरीके से, हम उसे निगल लेते हैं, और निगल के वो भोजन कहाँ पहुँचता है, तो हमारे स्टोमक में पहुँचता है, आमाशय में पहुँचता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मुंह में पचना चाहिए वो नहीं पच पाता है, वो आ गया स्टोमक में, और स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, और उस मीडियम में कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल या कोई भी अनाज, दाल नहीं, कोई भी अनाज, वो मुंह में पचता है, मुंह से पाचन शुरू हो जाता है। मुंह में प्रोटीन नहीं पचता है, मुंह में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट पचता है। इसलिए आप देखेंगे ना, यदि मकई का भूजा भी चबाएंगे तो वो चबाते चबाते मीठा हो जाता है। रोटी भी, खाली रोटी चबाएं तो चबाते चबाते वो मीठा हो जाता है। क्यों हो जाता है, वो ग्लूकोज में परिणत होने लगता है। तो पचना शुरू हो गया, बिना पचे अवशोषित भी नहीं होगा शरीर में। सीधे भोजन आप डाल लिए, वो अवशोषित नहीं होता है, बिना पचे पचता है। अब स्टोमक में गया तो क्या होता है, वहाँ पर स्टोमक की जो पेशियाँ हैं वो उसको भोजन को मथती हैं, चर्निंग होता है, और तब उसमें प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम्स मिलते हैं, तो प्रोटीन को पचाने लगता है। फिर दूध को पचाने वाले भी एंजाइम्स निकलते हैं, वो दूध को पचाते हैं, और फिर वो भोजन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वो ड्यूओडेनम में जाता है। फिर वहाँ पर आपके पेनक्रियाटिक जूस मिलते हैं, पित्त बाइल्स मिलते हैं, और वो फिर आपके फैट को पचाते हैं। वो आपके फिर बचे हुए कार्बोहाइड्रेट जो बच गए, जो पच नहीं पाए, उसे पचाते हैं। और इस तरह से सिलसिला आगे चलता है। तब वहाँ से थोड़ी थोड़ी मात्रा में, वो क्रम है। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम चाह के भी सिर्फ हम मुंह में भोजन डाल के चबा के उसे निगल सकते हैं, उसके बाद तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पिएंगे और क्या करेंगे, लेकिन पचाना आपके बस में नहीं है। पचाता है वो पेट खुद ही, और उसे डायरेक्शन मिलता है नर्वस सिस्टम से, दिमाग से। बड़ा ऑटोमेटिक सारा काम होता रहता है। आप सो भी जाएंगे तो वो काम होगा, बैठे हैं तो काम होगा, चलेंगे तो वो काम होगा, होता रहता है, ऑटोमेटिक है, अद्भुत है। आप जानिए तो अपने शरीर के सिस्टम के बारे में, आप चमत्कृत रह जाएंगे। बाहर में जो जादू टोना देखते हैं, उससे ज़्यादा जादू अपने शरीर में है, शरीर में होता है, और रोज होता है। आप भोजन देखते हैं, देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। कहाँ से आता है? भोजन के बारे में सुनते हैं, कोई बता दे कि अचार या कोई खट्टा चीज़, आपके मुंह में पानी आ जाएगा। उसी तरह से भोजन देखते ही, सूंघते ही पेट भी तैयार हो जाता है, वो तैयारी हो जाती है। तो
आमाशय में भोजन पच के धीरे धीरे डुओडेनम में और छोटी आंत में जाती है और छोटी आंत में अवशोषित होता है। अब यदि भोजन ठीक से मुंह में नहीं पचा, नहीं चबाया गया, यदि भोजन, प्रोटीन और दूध यदि यहाँ ठीक से नहीं पचा, यदि फैट डुओडेनम में नहीं पचा, तो क्या होगा? छोटी आंत में वो ठीक से एब्जॉर्ब नहीं होगा। छोटी आंत क्या करता है? भोजन के जो पोषक तत्व हैं उसे एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है और उसे ब्लड में मिलाता है और ब्लड फिर लीवर में ले जाता है, फिर पूरे सिस्टम में जाता है। तो यदि अवशोषित करने लायक रस नहीं बना तो छोटी आंत उसको अवशोषित नहीं करता, उसको वैसे ही जाने देता है। अब वैसे ही जाने दिया तब तो फिर आपका मल ठोस बनेगा नहीं, पतला ही निकलेगा। आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो भी पखाना नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भोजन पचा नहीं, ठीक से अवशोषित नहीं हुआ, तो वो क्या होता है? आंतों में चिपकने लगता है। सही भोजन के पाचन की पहचान है कि आपका पखाना बंधा हुआ यदि होता है तो समझिए ठीक पाचन हो रहा है। अब वो बहुत कड़ा होता है, बहुत ढीला होता है, वो अलग बात है, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन यदि बंधा हुआ होता है तो समझिए पाचन हुआ, उसका अवशोषण हुआ और वो ब्लड में मिला, तो वो आपके काम आता है, नहीं तो नहीं आता है। अब क्या हुआ? यदि आंत में चिपका ही रह गया तो निकला नहीं बाहर, कब्ज हो गया। अब निकला नहीं तो हम तो खाते तो चले जाते हैं, तो जो हम खा रहे हैं वो वहाँ जाकर के बड़ी आंत में जाकर के इकट्ठा होता जाता है, इकट्ठा, और बड़ी आंत फूलती जाती है। बड़ी आंत में ऊपर से भोजन आ गया, पहले से तो है ही, वो निकला नहीं है, कब्ज है, ऊपर से और आ गया तो प्रेशर हो गया ना। किस पर प्रेशर हुआ? उसके चारों तरफ की दीवार पे प्रेशर। और दीवार में वेन होते हैं, नस होते हैं, खून की नलियां होती हैं। उस वेन पर दबाव पड़ने लगता है, और दबाव पड़ने लगता है तो सूजन होने लगता है। पखाने के रास्ते में, बाहर में या भीतर में उसका सूजन होने लगता है, ब्लड वहाँ जमा होने लगता है, फूलने लगता है, सूजन हो जाता है, दर्द होने लगता है, और बढ़ते 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 वो कष्टदायी हो जाता है। बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। जिसको होता है वही समझता है। अब आप इधर उधर उसका उपाय खोजते हैं। पहले तो कुछ घरेलू उपाय करते हैं, फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर ऑपरेशन कराते हैं। ये उपाय हैं, तात्कालिक उपाय। समस्या कैसे बना? समस्या बना कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से। और कब्ज तो करीब करीब सबों को रहता है, 90% लोगों को कब्ज रहता है, लेकिन सबों को बवासीर नहीं होता है। किसको होता है? जिसके ब्लड में गंदगी ज़्यादा है, जिसके पेल्विक रीजन में खून का दबाव ज़्यादा है, तो वो पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब पाइल्स है तो या तो वो बाहर निकला रहेगा या अंदर रहेगा। बाहर रहेगा तो सूजन रहता है, तो जब भी लैट्रिन कड़ा होगा आप जोर लगाते हैं,
कब्ज होता है, आप जोर लगाते हैं तो वो सूजन और बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाता है। तो कब्ज को दूर कर लीजिए, आपके पाइल्स की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अब देखिए, उपाय लोग क्या बताते हैं कि इसबगोल खा लीजिए, है उसकी भी उपयोगिता है, मैं बात करता हूँ अभी। गोंद कतीरा खा लीजिए, त्रिफला चूर्ण खा लीजिए। बवासीर का उससे कोई कनेक्शन नहीं है, बवासीर को ठीक नहीं करता। वो करता क्या है? इसबगोल खाया आपने, वो क्या है? रफेज है, फाइबर है, और वो फाइबर क्या करता है? आपके स्टूल की मात्रा को बढ़ा देता है, चिकना कर देता है और उसको आसानी से निकलने में मदद करता है। गोंद कतीरा भी वही करता है, वो भी जो इसबगोल काम करता है वैसा ही वो भी करता है। आपका जो त्रिफला चूर्ण है यह भी वही काम करता है, थोड़ा फर्क है। त्रिफला चूर्ण क्या करता है कि वो आपके आंतों को स्टिमुलेट करता है और वो आंतें लिक्विड पानी छोड़ती हैं और पानी में वो जो भी पखाना है उसके साथ निकल जाता है। तो जब इन तीनों में से कुछ आप ले लेते हैं और आपका पखाना धीरे धीरे निकल जाता है, तब राहत महसूस होने लगता है। तो कब्ज दूर करना जरूरी है। ये इसबगोल लेना, गोंद कतीरा लेना या त्रिफला चूर्ण लेना, ये क्या है ना कि जैसे कोई चल नहीं पाता है तो लाठी का सहारा लेता है, वही लाठी का सहारा है ये कब्ज का इलाज नहीं है। इसलिए यदि आप ये सोचते हैं कि हम इसबगोल खा करके कब्ज दूर कर लेंगे, गोंद कतीरा खा करके कब्ज दूर कर लेंगे, त्रिफला खा करके कब्ज दूर कर लेंगे, वो टेम्पररी है। उससे कब्ज का पूर्णतया इलाज नहीं होता है और वो समस्या बनी रहती है। तो कब्ज को दूर करें। कब्ज को दूर कैसे करेंगे? हमने पहले भी कई बार कहा है कि भोजन को चबाइए, फलों और सब्जियों के सलाद को अपने भोजन में शामिल कीजिए। फलों को 1 बजे से पहले भरपेट फल खाइए ना, सीजनल फल खाइए, जो सस्ता मिलता है वो खाइए। और सस्ता वही मिलेगा जो सीजनल होगा। और फलों को चबा के खाइए। फलों में इतना रफेज रहता है, इतना फाइबर रहता है, घुलनशील और घुलनशील दोनों तरह के फाइबर रहते हैं, और वो आपके सिस्टम को साफ कर देता है, आपके शरीर को पोषण भी देता है, सिस्टम को साफ भी करता है। याद रखिए, इसबगोल कोई पोषण नहीं देता, गोंद कतीरा कोई पोषण नहीं देता है, त्रिफला कोई पोषण नहीं देता है, वो साफ करता है। ठीक है, मैं कभी मौका लगा तो इसबगोल पर भी पूरा वीडियो लेके आऊँगा, गोंद कतीरा पर भी आऊँगा, त्रिफला पर भी आऊँगा। पर आज मैं कंसंट्रेट हूँ कि आपका पाइल्स का प्रॉब्लम, बवासीर का प्रॉब्लम कैसे समाप्त हो सदा के लिए। तो पहला काम क्या करेंगे आप कि जो भी खाएं चबा के खाएं, बिस्किट भी खाएं तो उसे चबा के खाएं, चाय में डुबा के नहीं खाएं। फल खाएं, पूरा फल खाएं, सलाद खाएं, पूरा सलाद खाएं, थोड़ा मोड़ा नहीं, पूरा। भोजन का आधा हिस्सा तो सलाद ही होना चाहिए, होता नहीं है पर होना चाहिए। होना चाहिए तो आप सलाद खाएं, भोजन करने से पहले खाएं। तो इससे क्या होगा कि आपके शरीर में पोषण के साथ साथ फाइबर भी जाएगा और वो आपके पेट को साफ करेगा, आपके कब्ज को 2 दिन में दूर कर देगा। तो कब्ज नहीं रहा तो आपका बवासीर खत्म, बवासीर भी दुम दबा के भाग जाएगा।
हमने देखा है भागते हुए। अब है कि आप दो भोजन के बीच में कुछ मत खाइए। 3 घंटे 4 घंटे तक कुछ मत खाइए। बीच बीच में जो खाने की आदत है ना, वो नुकसान करता है, वो कब्ज पैदा करता है। फिर है पानी, भोजन करते समय मत पीजिए। भोजन के 1 घंटा के बाद पानी पीजिए ना, या भोजन करने के 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए तो ठीक है। और भोजन करने के 1-1.5 घंटे के बाद आप पानी जितना मर्जी हो पीजिए, बल्कि मैं तो कहूँगा कि हर 1 घंटा पे पानी पीजिए। वो क्या करेगा कि आपके मल को पेट में सूखने ही नहीं देगा, और मल सूखेगा नहीं तो वो इजीली निकल जाएगा। ये हुई कि आप अपने भोजन के द्वारा कब्ज को कैसे दूर करें। फॉलो करेंगे तो बिल्कुल दूर होगा, निश्चित तौर पे दूर होगा, और 2-3 दिन में दूर हो जाएगा। अब योग में क्या आप कर सकते हैं? ये तो भोजन की बातें हो गई। भोजन में और भी है कि आप अनाज खाएं तो कोशिश ये हो कि हम हर तरह के अनाज खाएं। खाली गेहूं के आटे की रोटी न खाएं। मैदा से बनी हुई चीज़ों को कम से कम खाएं, नहीं तो वो पकड़ता है, आंतों को पकड़ता है, फिर वो दिक्कत होती है, फिर वो कब्ज पैदा करता है। मकई खाएं, मकई का आटा खाएं, या अभी भुट्टा का सीजन है, भुट्टा खूब खाएं। अरे बहुत मज़ेदार है, स्वादिष्ट भी है, और वो आपके पेट को साफ भी करता है। भुट्टा खा सकते हैं, ज्वार बाजरे की रोटी खा सकते हैं। सब तरह के अनाज को खाइए। एक ही तरह के अनाज को खाते खाते बोर नहीं होते हैं। छोड़िए, सब तरह के अनाज को खाइए, और सब तरह के अनाज में अलग अलग तरह की चीज़ें कम बेसी मात्रा में रहती हैं, और वो आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएंगे। तो अलग अलग प्रकार के अनाज खाइए। अंकुरित अनाज भी खाइए, अंकुरित दालें उसको खाइए। अब यौगिक क्रियाओं में क्या क्या आप कर सकते हैं? तो यौगिक क्रियाओं में पहला तो होता है आसन। आसन में सबसे अच्छा है सर्वांगासन। चित लेट करके दोनों पैरों को आप ऊपर उठाते हैं। उससे क्या होता है कि बवासीर के नसों में जो खून जम जाता है, जमा होने लगता है, वो वापस आ जाता है, बैक हो जाता है, तो रिलीफ मिलती है। लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी रिलीफ है। परमानेंट रिलीफ भोजन से। हमेशा याद रखिएगा, भोजन ही दवा का काम करती है। तो एक तो सर्वांगासन कर लिया आपने। दूसरा वीरासन होता है। वीरासन बहुत ही आसानी से किया जाने वाला आसन है। वो किसी जो योग करते हैं उनसे समझ लें, नहीं भी कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। योग में एक बड़ी महत्वपूर्ण क्रिया है, उसको समझ लीजिए। पहली क्रिया है मूल शोधन, और दूसरी क्रिया है गणेश क्रिया। मूल मतलब पखाने का रास्ता, अशोधन मन उसकी सफाई करना। जब भी आप पखाना करने जाएं तो आप साफ करते समय उसे थोड़े अंगुली घुसा करके भी उसे साफ करें और मालिश करें। पखाने के रास्ते की मालिश करें। बल्कि यदि संभव हो तो कोई तेल ले लें, नारियल तेल ले लें, या कोई और भी सौम्य तेल ले लें, तिल का तेल ले लें, जो तेल मिल जाए। सरसों का तेल लेने नहीं कहेंगे, नहीं तो वो जलन पैदा कर सकता है। तो नारियल तेल को ले करके उंगली में लगा करके, और आप पकाने के रास्ते में उसे धीरे धीरे, जो यदि मस्सा बाहर निकला हुआ उसको धीरे धीरे अंदर करें, और अंदर करके मालिश करें। ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। एक तो हो गया मूल शोधन। जब आप पखाना करते हैं उसके बाद सफाई करते हैं तो उंगली से भी साफ़ करते जाएं, पानी लगाते जाएं, साफ़ करते जाएं, और उसके बाद फिर तेल से
पाइल्स को भीतर करते हुए जो बाहर निकल गया है, या भीतर में भी जो मस्सा बना हुआ है वो उसकी भी मालिश कर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जब बहुत तीव्र दर्द हो तो ऐसा नहीं करेंगे। जब दर्द नॉर्मल हो जाता है, बवासीर रहता है लेकिन दर्द नहीं रहता है, वैसी स्थिति में इसका मालिश करेंगे। मालिश करने से क्या होता है कि उसका जो नस, जो वेन में ब्लड जमा हो गया था, वो धीरे धीरे ऊपर की ओर चला जाता है, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। तो ये गणेश क्रिया कहलाती है। मूल शोधन तो योग में बहुत महत्वपूर्ण है। मूल शोधन, गणेश क्रिया, इसको आप खूब आराम से अपने घर में कर सकते हैं और इसका चमत्कारिक फायदा हमने तो देखा है। तो योग में जो भी पैर उठाने वाले आसन हैं वो कर सकते हैं, या बहुत कष्ट है तो आप अपने बिस्तर पर ही तकिया लगा के अपने कमर को थोड़ा ऊपर कर लें। उससे क्या होता है कि खून का खिंचाव वापस आने लगता है, तो बवासीर में राहत मिलती है। तो पहला भोजन का उपाय, भोजन को चबा के करें, भोजन में फलों और सलाद को शामिल करें। उसके बाद यौगिक क्रिया, यौगिक क्रिया में आपका सर्वांगासन यदि कर सकते हैं तो, सभी नहीं कर सकते हैं, अपने अपने कंडीशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। यदि कर सकते हैं, कोई कराने वाले हैं तो कर लीजिए, नहीं कराने वाले हैं तो चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मूल शोधन जरूर कर लीजिए और मालिश की क्रिया जरूर कर लीजिए। इतना करने पर आपको समझ में आ जाएगा बहुत फायदा। उसके बाद एक और क्रिया है योग में, और वो है मूल बंध। मतलब मूल माने पखाने का रास्ता है, उसको बिल्कुल सिकोड़ के बंद कर लेना, इसलिए नाम ही पड़ा है मूल बंध। क्या करते हैं हम? अपनी इच्छा से पखाने के रास्ते को ऊपर खींचते हैं और सिकोड़े हुए रखते हैं कुछ देर, फिर छोड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गाय बैल को जब, या घोड़े को जब लैट्रिन करता है और जब निकलता है मल, उसके बाद फिर वो अपने पखाने के रास्ते को सिकोड़ करके खींचता है। उसी तरह से आप सिकोड़ करके कुछ देर उसी स्थिति में रहें और फिर रिलीज करें, फिर खींचें, फिर रिलीज करें। इसे कहते हैं मूल बंध। कई बंध होते हैं, उसमें ये मूल बंध है। इसका असर क्या होता है कि जो भी नीचे वेन में ब्लड जमा होने लगता है, या हो जाता है, या हुआ रहता है, वो ऊपर की ओर वापस जाने लगता है। इसका भी चमत्कारिक फायदा है। तो योग में आप कुछ न भी करें तो इतना जरूर कर लेना। मूल शोधन, मालिश जिसे गणेश क्रिया कहते हैं, और मूल बंध दिन में कई बार कर लीजिए। बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, कहीं भी बैठे हैं, बैठ करके अपना मूल बंध लगा लिए, फिर छोड़े। कम से कम 10 बार तो जरूर कर लीजिए एक बार में, तो उसका फायदा मिलता है। अब नेचर क्योर में क्या आप कर सकते हैं? तो नेचर क्योर में जब आपको लगे कि अब दर्द बढ़ने वाला है, तो आप एक बाल्टी में थोड़ा गर्म पानी करके, करीब 40-42 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब बर्दाश्त करने लायक हो, उसमें आप पाँव डुबा दें और माथे पर एक भिंगा हुआ तौलिया रख दें और पैर को ढक लें चादर से। वो क्या करता है ना कि जो भी इस एरिया में, नितंब वाले एरिया में जो ब्लड जम जाता है, जमा हो जाता है, उसे पैर की तरफ खींच लेता है। तो वो आपको राहत पहुंचाता है। उसके बाद क्या करेंगे? कटिए स्नान। आपके पास कोई भी टब होगा, उसमें थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे
और उसमें बैठेंगे। वह भी आपके दर्द को कम करता है, बहुत कम करता है। उसकी सेकाई हो जाती है, दर्द कम हो जाता है। अब जलन यदि है उसमें तो आप क्या करें, एक कपड़ा भिंगा लें, सूती कपड़ा, और उसे कई तह करके और उसे पखाने के रास्ते में लगा करके और ऊपर से अंडरवियर पहन लें। 5 मिनट 10 मिनट रखेंगे, वो आपके जलन को कम कर देता है, वो आपके सूजन को कम कर देता है। तो इस प्रकार आपके बवासीर में बहुत फायदा हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम कई बार त्रिफला चूर्ण खाते आ रहे हैं, इसबगोल खाते आ रहे हैं, आपका गोंद कतीरा खाते आ रहे हैं, आदत लग गई है। अब आदत लगने का क्या है कि आप बैसाखी पे चलने का आदत लगा लिए हैं, तो फिर आप बिना उसके तो चल ही नहीं पाएंगे। तो वही हाल होता है हमारे आंत का। आंत की ताकत अब इन पे निर्भर हो जाती है। तो आंत को ताकत देने के लिए हम क्या करते हैं कि उस पर दिन में 2 बार मोटे सूती कपड़े का भिंगा करके ठंडे पानी में और उसे निचोड़ करके और अपने पेट पर डालते हैं और 15 मिनट रखते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी आंतें एक्टिव हो जाती हैं, जागृत हो जाती हैं और आपका मल आसानी से निकलने लगता है। और जब कब्ज दूर हुआ, आपका तो बवासीर जिंदगी भर के लिए ख़त्म हो जाता है। तो इतने चीज़ों का आप यदि ध्यान रखेंगे, इतने चीज़ों को आप करेंगे, तो आपका बवासीर ठीक हो जाएगा। क्योंकि होता क्या है कि आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, ऑपरेशन कराने की भी नौबत आ जाती है, आयुर्वेद में जोंक से उसका खून खिंचवाते हैं, लेकिन फिर वो हो जाता है। हो इसलिए जाता है कि वो कब्ज आपका साथ नहीं छोड़ता है। कब्ज साथ छोड़ देगा, ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। तो कब्ज को दूर कीजिए और बवासीर से निजात पाइए। आज तो इतना ही। इससे संबंधित कोई सवाल होगा तो आप हमें ज़रूर पूछेंगे, ज़रूर लिखेंगे, हम अगले दिन जवाब देंगे। हाँ, लाइव में आप लिखेंगे तो हमारे आँखों से ओझल हो जाता है, बंद होते ही वो सबों का ओझल हो जाता है, तो फिर मैं देख नहीं पाता हूँ। तो आप सब्सक्राइब करके और फिर हमारे किसी भी वीडियो पर आप भेजेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज तो इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद,